साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो अब हम यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर वापस लौट रहे हैं और वो ये है कि जैसा कि आज दोपहर में ही मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि आईसीएमआर जेआरएफ की आंसर की आ गई है और होपफुली अभी तक 4-5 घंटों में आपने अपने मार्क्स को भी कैलकुलेट कर लिया होगा, अपने रिस्पॉन्स को भी देख लिया होगा। कुछ क्वेश्चंस आपको डाउटफुल लगे होंगे, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस नोटिस को एक बार वापस से डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये चंडीगढ़ की वेबसाइट पे अपडेट हुआ, 23 तारीख को आपका ये पेपर कराया गया। अब ये इन्होंने क्या किया है कि क्वेश्चन पेपर और आंसर की को अपलोड कर दिया है। हालाँकि कुछ बच्चों की ये क्वेरी है कि हमारा रिस्पॉन्स सीट कहाँ है? तो मैं उन लोगों को क्लियर कर दूँ कि भाई यहाँ पे रिस्पॉन्स सीट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आप एग्ज़ाम देके निकले, तो आपको इतना याद होना चाहिए कि मैंने कौन से ऑप्शन टिक किए थे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप उसी बेसिस पे आप ट्रैक कर सकते हैं। राइट। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अगर किसी भी तरीके का कोई भी समस्या अगर आपको लगता है तो ये एक ईमेल आईडी दी गई है, इस पे आपको मेल करना होगा, लिखना होगा आपका रोल नंबर, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, इसके अलावा कौन से स्ट्रीम में आप करना चाह रहे हैं, लाइफ साइंस की सोशल साइंस। जिस क्वेश्चन नंबर में आपको डाउट है उसका सेक्शन आप लिखेंगे और आप उसके क्वेश्चन इशू को लिखेंगे और अपने डिस्क्रिप्शन में जो भी आपका रेफरेंस है उसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई। इसके लिए आपको ₹500 पे करना होगा, ठीक है? 500 क्वेश्चन पर क्वेश्चन के लिए है, ये भी याद रखिएगा। अगर 1 क्वेश्चन के लिए 500 है, अगर आप 2 क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं, तो ये आपका डबल अमाउंट हो जाएगा। तो इतने को आपको पेमेंट करना होगा। इस अकाउंट नंबर आपको दिया है, आईएफएससी कोड दिया है, तो इस पे आप इसको पेमेंट करिएगा और इसका जो आपका प्रिंट आउट होगा, उसको आपको अटैच करना होगा। ठीक है? तो ये कुल मिला के ये आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो मेरा आपसे कहने का है कि 30 सितंबर यहाँ पे टाइम दिया गया है, तो बहुत हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आज 27 तारीख है, आपके पास अभी 2 दिन तो पूरे-पूरे और 30 तारीख में भी इन्होंने क्या बोला हुआ है जो कि रात के 12 बजे तक यानी कि पूरा 3 दिन आपके पास है। तो आराम से क्वेश्चन पेपर को समझिए, अपने नंबर को कैलकुलेट करिए, अच्छे से रेफरेंस को जुटाइए अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन पे डाउट है। ठीक है? तो ये बात हो गई है, हम आराम से क्वेश्चन पेपर देखेंगे, समझेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये जो सिलसिला स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन्स को डिस्कस करेंगे पहले राउंड में। हालाँकि जैसा मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी अप्रोच बताया था कि पहले आप बी सॉल्व करेंगे, फिर ए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बी पार्ट के क्वेश्चन को देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है जो हमारा स्ट्रीम है। उसके बाद हम किसी और स्ट्रीम पर आएँगे, राइट। और उसके बाद में भी मैंने वैसे क्वेश्चन उठाए हैं जो आराम से आपके सॉल्व हो जाएँ, ठीक है? जिसमें अभी हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं जाएँगे, ठीक है? और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको मुझे कट ऑफ खुद से भी प्रेडिक्ट करने में या मुझे भी प्रेडिक्ट करने में एक आसानी होगी। तो जो हम जब सारे क्वेश्चन्स को डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद हम उस पहलू पर भी पहुँचेंगे, पहली बात। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ कि मुझे सारी चीज़ें आती हैं या क्या चीज़ें हैं। तो हर कुछ क्वेश्चन्स स्ट्रीम जो मेरे नहीं है वहाँ उस क्वेश्चन्स के विषय में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है? तो जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं या उसके अलावा जो भी चीज़ें इर्द-गिर्द से होकर गुज़रती हैं, उन चीज़ों पे हम विशेष गौर करेंगे, ठीक है? तो आप ये मत समझिएगा कि मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं बायोस्टैट्स वगैरह के क्वेश्चन्स को यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो ये बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है? तो अब हम यहाँ पे आपको चलते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चन्स कहाँ-कहाँ से आए, क्या पूछे गए और कितने क्वेश्चन्स मेरे पढ़ाए हुए थे, जो मेरे लेक्चर यूट्यूब्स पे अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो उसको भी हम काउंट करेंगे और ओवरऑल एक आपको बढ़िया-सा आपको निचोड़ आपको मिलेगा कि आखिर इन चीज़ों से क्या आपका आउटकम आया। ठीक है? तो अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपसे पूछा गया पहला क्वेश्चन जो कि ये मैंने आपको जब क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया था, जो बच्चे सॉल्व करके गए होंगे वो डेफिनिटली किए होंगे। क्या पूछा गया था? वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा कि एक क्वेश्चन जो पिछली बार पूछा गया था पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है? तो वो टाइडल वॉल्यूम इंटू ब्रीथिंग रेट। ठीक है? ये क्वेश्चन था, इसके इर्द-गिर्द यही जो भी फॉर्मूला रहा था। तो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था और मैंने जब वहाँ पे सारी चीज़ों को बताया कि ब्रीथिंग रेट क्या होता है और मैंने वहाँ पे आपको टाइडल वॉल्यूम बताया था कि जितना आप क्या करते हैं, आप इंस्पायर मतलब साँस लेते हैं और एक्सपायर जो भी आप साँस को रिलीज़ करते हैं, उस पूरे वॉल्यूम को क्या बोला जाता है, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगर आप प्रीवियस ईयर का रिपीट करके जाते तो ये आपने सॉल्व करना चाहिए और आपने करना किया होगा, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका टाइडल वॉल्यूम बनेगा। राइट। फिर इसके बाद इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन और पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स है आरबीसी के लिए। तो मैंने जितनी बार भी आपको आरबीसी पढ़ाया वहां पे कहीं ना कहीं मैंने इन सब चीजों को जिक्र किया था, ठीक है। और वहां पे एक चीज जो मैंने आपको बताया था कि आरबीसी का जब भी नाम आएगा तो आपको ये याद रखना है इसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है।
तो बस यहीं से इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा कि क्या बातें आपकी गलत हैं। तो 60 डेज़ इसकी लाइफ स्पैन नहीं होती है, यही बात इनकी गलत है, राइट? इसके अलावा क्या-क्या आरबीसी का जो मैंने आपको बताया था लेक्चर अगर आपने याद होगा, बाइकॉनकेव सेव होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। मैंने ये भी बताया था कि क्यों नहीं न्यूक्लियस होता है, क्योंकि बहुत सारे मोर सरफेस एरिया मिल जाता है, ठीक है? ये सारी बातें मैंने आपको वहाँ पे बताई थी और इसके अलावा आरबीसी कहाँ बनती है? रेड बोन मैरो में बनती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ट्रेस कर सकते थे। फिर इसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया जो कि मैंने बायोसिंथेटिक पाथवे जो मेरी प्ले स्टोर है वहाँ पे भी आपने देखा होगा, हीम की बायोसिंथेसिस मैंने पढ़ाई थी और यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिले हैं। आशा है कि आपने इस क्वेश्चन्स को किया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट अप टू कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है या एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन से बाइंड करता है? तो ये सीधा-सीधा सा आंसर था 4 मॉलिक्यूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 होगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन्स करने वाले थे और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हार्मोन इन्वॉल्व इन द रिदमिक एक्टिविटी सच एट डे एंड नाइट एंड सीजनल चेंज। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि एग्जाम में आपको घबराना नहीं है, आपको केवल ट्रेस करना है, ठीक है? तो बाकी जो ऑप्शंस, हालांकि मैंने ये मेलाटोनिन तो आपको नहीं पढ़ाया था, ठीक है, बट अगर आप बाकी चीजों को भी देखोगे और अगर आप नॉर्मल भी जूलॉजी पढ़ के गए होगे तो ये क्वेश्चन तो आपको करना ही था। बाकी आप ट्रेस कैसे करते? तो कैल्सीटोनिन को लेके मैंने बहुत ज़िक्र किया था जब मैंने पीटीएच पढ़ाया, ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ाया तो वहाँ पे मैंने कैल्सीटोनिन भी बताया था और ये आपने थायराइड के लेक्चर जो अवेलेबल था वहाँ से आप ट्रेस कर सकते थे कि थायराइड का अलग रिलेशन था। एस्ट्रोजन के बारे में भी मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ था, प्रोजेस्टेरोन का एक लेक्चर पड़ा हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और साइक्लिन जो होता है ये आपका साइक्लिन्स प्रोटीन्स होती हैं जो सेल साइकिल में इन्वॉल्व होती हैं, तो यहाँ से आप इसको ट्रेस कर सकते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका मेलाटोनिन होता है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको आप आसानी से ट्रेस कर सकते थे। इसके अलावा आपका ये एक क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड था, हालाँकि मैंने ये पढ़ाया नहीं था बट बहुत ही आसान क्वेश्चन था। काइनेटोप्लास्ट किसे कहते हैं? तो जब भी आप माइटोकॉन्ड्रिया बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक टर्म मिलेगा जिसको काइनेटोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए से रिलेशन होता है, इसको काइनेटोप्लास्ट बोलते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपका था जिसको मैंने आपको बता रखा था कि इवोल्यूशन वगैरह भी आप पढ़ लीजिएगा अपने लेवल पे, समय का अभाव था तो मैंने इसको कवर नहीं किया था। ठीक है? तो ख़ैर इसको बताने का मतलब है कि ये सारे क्वेश्चन्स सही जो इन्होंने आंसर दिए हैं, तो अगर आपके मन में कोई संदेह है, तो आप इन क्वेश्चन्स पे आप जो है वो क चैलेंज मत करें। इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन ये एक टर्म इस्तेमाल होता है जिसको साल्टेशन बोलते हैं, हालाँकि ये म्यूटेशन के चैप्टर से पूछा गया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को यहाँ पे समझते भी चलिए कि डार्विन ने सबसे पहले म्यूटेशन के बारे में बोला या इवोल्यूशन के बारे में बोला कि ये एक स्लो प्रोसेस है और ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड में होती है। मतलब ये धीरे-धीरे होती है। लेकिन जब ह्यूगो डी व्राइस का नाम आता है, जब भी आप म्यूटेशन थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम लिया जाता है जिनको ह्यूगो डी व्राइस बोला जाता है। ठीक है? और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब ये म्यूटेशन की बात आई तो लैमार्क, डार्विन इन सब का नाम आता है। लैमार्क ने अपनी सिद्धांत दिया, डार्विन ने फिर उसको आके बताया, लेकिन डार्विन म्यूटेशन के बारे में कुछ नहीं बता पाए। तो ये याद रखिएगा अगले आईसीएमआर के पेपर के लिए या अगले कहीं एग्ज़ाम में आपको मिल सकता है। तो डार्विन ने म्यूटेशन के लिए जो एक टर्म का इस्तेमाल किया था, ये आपको याद रखना चाहिए। वो टर्म था स्पोर्ट वर्ड का इस्तेमाल किया था। इसको याद रखिएगा खेल। मतलब ये सोचिए इन्होंने कहा कि ये कोई नेचुरल स्पोर्ट है जिसके बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल डार्विन ने किया। बट इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था ह्यूगो डिवरीज साहब ने और उन्होंने कहा कि इवोल्यूशन जो होता है वो सडनली भी होता है और सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन व्हिच कॉज स्पेसिएशन मतलब स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है और इस टर्म का इस्तेमाल किया था साल्ट ह्यूगो डिवरीज ने इसको क्या बोला साल्टेशन बोला। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस आपका पूछा गया था, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका साल्टेशन बनेगा। बाकी फाउंडर इफेक्ट भी आप इवोल्यूशन में पढ़ते हैं, नेचुरल सिलेक्शन जो कि डार्विन साहब ने बताया था कि जो सर्वाइव करेगा नेचर उसको सेलेक्ट करता है। ब्रांचिंग डिसेंट भी डार्विन साहब ने ही दिया था। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन आराम से निकल सकता था। ठीक है? तो यहाँ तक हमने इसको देख लिया। इसके बाद ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में परसेंटेज वाले बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं। आपको यहाँ पे बस इन्होंने वेरिएशन यहाँ पे क्या किया था, अभी तक ये परसेंटेज या नॉर्मल के फॉर्म में पूछ लेते थे, यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज के फॉर्म में पूछा है। तो जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन्स में आपको ये ध्यान रखना है कि ये डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर सिंगल स्टैंडर्ड की बात करेंगे आरएनए हो चाहे वो डीएनए हो तब 4 गैप रूल लागू नहीं होता है। इस बात को आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आज से इसको जान लीजिएगा। तो पहली बात इन्होंने पहला क्राइटेरिया फिट किया क्वेश्चन में कि डबल स्टैंडर्ड पूछा, तो डबल स्टैंडर्ड जब पूछा तब हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि 45% दिया गया है, एडेनिन और थायमिन का जो अमाउंट है वो इक्वल है। तो यानी कि ए और टी जो है वो
जो क्या है 45% है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना था कि ऐसा नहीं है कि एडेनिन 45% है। ए और टी मिला के जो टोटल अमाउंट है यानी कि ए प्लस टी जो है वो 45 है। तो यानी कि अगर आप इसको देखना चाहो, एडेनिन जितना होता है उतना ही थाइमिन होता है, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट है। तो हम एडेनिन को ए की जगह प्लस ए भी लिख सकते हैं और 45 लिख सकते हैं, जैसे आप मैथमेटिकल से कैलकुलेशन करते हैं। तो 2a इज इक्वल टू 45। यहाँ से जब आपको ए चाहिए होगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो भी वैल्यू आपकी आ जाएगी 22 पॉइंट कुछ करके, राइट। और इसके बाद आप क्या करना होगा, आप 100 से अगर आप माइनस कर दें या सीधा भी आप माइनस कर दीजिए 45 को, तो ये आपका 55 हो गया। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 के आसपास आएगा। तो जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 27.5% था। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो आपको करना चाहिए था, आप इच्छा है आपने किया होगा। फिर यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़े। इन्होंने पूछा कि डीएनए का डुप्लेक्स है, ऑब्टेन फ्रॉम वन डीएनए डुप्लेक्स आफ्टर 10 साइकिल ऑफ द पीसीआर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो मैंने आपको बोला था कि आप इसको पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, जैसे आपको पता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन जब होता है तो ये 1 बिलियन कॉपीज बन जाती हैं एंड ऑफ द 30 साइकिल। तो यहाँ पर जो सिंपल सा फॉर्मूला लगता है वो 2 की पावर n होता है, जितनी साइकिल आपको दी गई है। तो 2 की पावर अगर आप 10 करेंगे तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1024 के बराबर आ जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। बहुत ही आसान क्वेश्चन इन्होंने पूछा इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया जो कि मैंने जेनेटिक कोडॉन, जब मैंने आपको पढ़ाया, एक वीडियो अवेलेबल है, सिकल सेल अनीमिया पढ़ाया, तो मैंने आपको म्यूटेशन एक्सप्लेन किया था, वहां से क्वेश्चन आया। क्या पूछा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन किया गया, सी को रिप्लेस कर दिया गया ए से, मतलब साइटोसिन आ गया एडेनिन की जगह अब जीन में, लेकिन प्रोटीन का सीक्वेंस बदला नहीं है। तो ये कैसा वेरिएशन है, तो यहाँ पे आप खुद ही देख सकते थे। नॉनसेंस का क्या मैंने बताया था कि जब स्टॉप कोडॉन आता है तब हम उसको नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं, मैंने आपको रटाया था। ठीक है, अब ये तो कहानी है नहीं क्योंकि वो तो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। मिस सेंस मैंने आपको सिकल सेल अनीमिया का रटाया था कि अगर आपसे सिकल सेल अनीमिया पूछेगा तो आप मिस सेंस लगा के आएंगे। इसके अलावा नाम में ही है, यहाँ पे नॉर्मली तो सेंस होता है, बट फिर भी इन्होंने सिनोनिम्स भी कह दिया। तो सिनोनिम्स का मतलब क्या है, इंग्लिश में ये होता है जिसके अर्थ एक ही हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है सी की जगह ए आ गया लेकिन प्रोटीन का बदला नहीं, यानी कि ये क्या हो गया, सिनोनिम्स म्यूटेशन हो गया, वेरिएंट हो गया। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था जहां से मैंने आपको पढ़ाया था। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, बड़े एग्जाम्स में आपको डिट्टो क्वेश्चंस तो इतने नहीं मिल पाएंगे, तो आपको कुछ अपनी बुद्धि विवेक का भी प्रयोग करना होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप ट्रेस कर सकते थे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्गली पेयर्ड है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए या लोग पूछ रहे थे कि सर न्यूक्लिक एसिड में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन यहाँ पे जो इनका कहने का मतलब है ये अप्रोक्सली, ये एक्सक्लूसिवली की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे एक्सक्लूसिवली वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जब भी आप ये मैचिंग का क्वेश्चन उठाते हैं तो वहां पे उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रोटीन जो होता है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पॉलीसेकेराइड जब बनते हैं या कार्बोहाइड्रेट अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब ऐसे तो देखोगे तो डीएनए में तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होता है जब शुगर और बेस बनते हैं, तब कह दो कि ये भी गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक्सक्लूसिवली चीज पूछी जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सही है, फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट का लिंकेज होता है, तभी तो वो लिपिड में अगर आप फॉस्फो ऐड करोगे तभी तो बनेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप कौन सा है, फॉस्फेट है, तो यहाँ पे फॉस्फेट लिंकेज की बात की गई। और न्यूक्लिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। अगर आप नॉर्मली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चों फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये गलती आप करे होंगे, तो उसके लिए अब आप समझ लीजिए। और अन्यथा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैचिंग का, आराम से आपको नंबर दे के जाता। तो यहाँ पे जरा सी चीजों का इस्तेमाल करने से आपको ये नंबर प्राप्त हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो मुझे पढ़ाने का अवसर नहीं मिल पाया। ठीक है, तो सिंपल सा पूछा, कोर ऑफ द स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स किसका बना होता है। तो अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को आप कैसे ट्रेस कर सकते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्प्लाइसिंग का, तो मैंने बार बार आपसे नाम लिया था जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, जीन में आपके इंट्रॉन होते हैं, एक्सॉन होता है, जो आपका कोडिंग होता है वो आपका एक्सॉन है, जो नॉन कोडिंग है वो ये है। इसको रिमूव, मतलब एंट्रॉन को हमें रिमूव करना है, तो इसके जो रिमूव करने की प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं,
स्प्लाइसिंग बोलते हैं। अब जब ये स्प्लाइसिंग होगा तो कोई एक स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? उस स्ट्रक्चर का नाम स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स होता है। अब आपको देखना था कि इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जब आप डीएनए, आरएनए पढ़ते हैं तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, लोकेशन पे जाइए, न्यूक्लियस में होता है। आरएनए तक की भी स्टोरी जो होती है वो न्यूक्लियस में बनता है, मतलब जो आपका पहला आरएनए बन के निकलता है वो आपका एचएनआरएनए होता है। हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए इसको बोला जाता है। ठीक है? तो यानी कि जो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस हो रही है वो न्यूक्लियर आरएनए की हो रही है। तो यहाँ से जो इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। समझ रहे हैं? तो अच्छा क्वेश्चन था बट नॉर्मल क्वेश्चन था। मैं इसको कहूँगा कि ये क्वेश्चंस करने वाला क्वेश्चन था और आशा है कि आपने इस क्वेश्चन को किया होगा। बाकी ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इन्होंने पूछा, शानदार क्वेश्चन पूछा। डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज़ डिफर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब डीएनए पॉलीमरेज़ और आरएनए पॉलीमरेज़ में क्या सिमिलैरिटी होती है? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सिमिलैरिटी होती है जब आप यही होता है कि आप बहुत तोप चीज़ें पढ़ने के पीछे पड़ जाते हैं और बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं। मतलब जिन लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा मैं उनके रेफरेंस में बोल रहा हूँ। कि बेसिक में क्या होता है कि जब आप डीएनए पॉलीमरेज़ और आरएनए पॉलीमरेज़ की तुलना करते हैं या उनका आप कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो दोनों ही क्या करते हैं, डीएनए की सिंथेसिस जो होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है और आरएनए की भी सिंथेसिस जो होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होती है। यानी कि जो उनके एंजाइम है, उनकी जो एक्टिविटी है, वो केमिकल रिएक्शन जो सिंथेसाइज कर रहे हैं, कैटालाइज कर रहे हैं, वो सेम है। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन दे कैटालाइज। ठीक है? बाकी एरर रेट, प्रोसेसिविटी ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें, तो ये तो गलत ही हो जाएगा भाई। आरएनए में तो आपका क्या होता है, यूरेसिल होता है और डीएनए में आपका थाइमिन होता है, तो ऐसे भी आप इसको ट्रेस कर सकते थे। राइट? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मॉलिक्यूलर का बेसिक आपसे पूछा गया। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, ये मैंने बोला था ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन इन चीज़ों को पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ पे पूछा गया कि राइबोसोम, जैसा कि हम जानते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ ले, तब हम क्या आंसर करेंगे, राइबोसोम करेंगे। फिर पूछ रहा है कि एमआरएनए को कैसे रीड किया जाता है, तो वही जब एमआरएनए का आरएनए पॉलीमरेज अगर पढ़े होगे, तो बस वही बात आ गई, 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करेंगे और पॉलीपेप्टाइड को जो सिंथेसिस होती है वो एन टर्मिनल से सी टर्मिनल होती है। ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा, मतलब एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल ये प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ये बनेगा। और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और समझते हुए चलिए कि जब भी हम केमिकल मेथड से सिंथेसिस करते हैं तो वो जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है? ये गेट में क्वेश्चन पूछा गया है, गेट का क्वेश्चन है ये 2020 का क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। तो वहाँ पे पूछा गया था, तो वहाँ पर जो करेक्ट आंसर, जब हम केमिकल सिंथेसिस करते हैं तो वहाँ पे जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो सी टर्मिनल से एन टर्मिनल होती है। तो यहाँ से इस बात को भी लेकर जाइएगा कि नॉर्मली जब आपकी सिस्टम में सिंथेसिस हो रही है तो वो एन टू सी टर्मिनल हो रही है, लेकिन जब हम उसको उल्टा करते हैं तो वो सी टर्मिनल टू एन टर्मिनल होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, हो सकता है आगे आपसे पूछा जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल व्हिच अपॉन म्यूटेशन प्रोड्यूस अ फेनोटाइपिक इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो सबसे पहली बात, अगर आपने थोड़ी भी मॉलिक्यूलर पढ़ी होगी, तो अगर पहली बात तो अगर आप नाम से जाएँगे तो म्यूटेशन ही लिखा है, तो जो इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, जो इसको कार्य कर सकती है, वो आपका म्यूटॉन होता है। इसके अलावा इंड्यूसर वगैरह तो अलग स्टोरी है, लैक ओपेरॉन में आता है, रेगुलेट जो रेगुलेट करेंगे, इंड्यूसर जो इंड्यूस करेंगे, तो वो नहीं होगा। हालाँकि कुछ बच्चे जीन में कन्फ्यूज़ थे। तो जीन तो आपकी एक बड़ी चीज़ है भाई, वो स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं। अगर आप जीन की स्मॉलेस्ट यूनिट को जाएँगे, तो ये जो होती है, ये आपका जो फंक्शनल यूनिट होता है, वो आपका सिस्ट्रॉन होता है। तभी तो हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो ये आपको नहीं टिक करना चाहिए था। तो इस बात को आगे से याद रखिएगा, सिस्ट्रॉन जो होता है, वो जीन की जो फंक्शनल यूनिट पूछा जाएगा, तब हम क्या आंसर करेंगे, सिस्ट्रॉन करेंगे। राइट? तो यहाँ पे जीन नहीं होगा, म्यूटॉन दिया है, तो ये भी आंसर आईसीएमआर ने करेक्ट दिया है। मैं कहूँगा कि ये तीनों क्वेश्चन उन्होंने बहुत ही अच्छे पूछे हैं, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन्स उन्होंने यहाँ पे डिराइव किया। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन जो कि मैंने आपको लिपिड की बायोसिंथेसिस पढ़ाई थी, जो कि मेरे ही लेक्चर से क्वेश्चन्स पूछा गया, सीधा क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, जो कि पेरोक्सिसोम के डिसऑर्डर से रिलेटेड है, तो ये मैंने आपको ज़ेल-वेगार सिंड्रोम रटाया हुआ था। तो जो बच्चों ने यहाँ पे मेरे लेक्चर्स को फॉलो किया था, वो निश्चित ही ये क्वेश्चन को उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा और अपने पास 1 नंबर लेकर आ गए होंगे। फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, हालाँकि बहुत क्वेश्चंस अभी और भी हैं, बट मैंने अभी नॉर्मल क्वेश्चन उठाए हैं कि जो आपको करने चाहिए थे। तो यहाँ पे पूछा गया था कि मेंडल अपने डिड नॉट ऑब्जर्व लिंकेज। तो मेंडल, जो कि आप जानते हैं कि मेंडल की जो सफलता का कारण था, वो यही कारण था कि उन्होंने जिस प्लांट को उठाया उसमें लिंकेज था ही नहीं। तो इसी वजह से इनको जो भी रिजल्ट मिलते गए वो अच्छे मिलते गए, राइट?
तो बाकी इनकी स्टोरी अलग है, वो जेनेटिक्स में आप जाएँगे तो वहाँ पे देखेंगे तो उसका जो सिंपल सा कारण था, वो आपका क्या था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कारण था। बाकी अगर आप ट्रेस करते तो भी क्रॉसिंग ओवर अलग स्टोरी है, साइनेप्स जो कि ये आपका अलग स्टोरी है, म्यूटेशन अलग स्टोरी है। तो ये क्वेश्चन भी करने वाला था, बेसिक जेनेटिक कॉज़ का था। फिर इसके बाद आपका क्रॉसिंग से एक क्वेश्चन पूछा बहुत ही बेसिक अगर आपने जो मैंने पीवाईक्यू सॉल्व कराए थे, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे क्रॉस आपको करना है। तो यहाँ पर भी इन्होंने बहुत ही सिंपल सा इन्होंने उठाया और मैंने आपको बताया भी था कि एम्फाइसीमा मैंने आपको एक डिज़ीज़ रटाया था और मैंने बोला था कि उसके ट्रीटमेंट के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको आगे से याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, मैंने वहाँ भी रटाया था, तो देख लीजिए अभी भी इनके ज़हन में है अल्फा एंटीट्रिप्सिन, समझ रहे हैं? तो इनकी चीज़ों को रीड आउट भी करते रहिए ताकि आगे के लिए अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपकी सफलता के लिए वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था, इन्होंने पूछा कि ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्या चांस है ऑफस्प्रिंग के कि वो एक्सप्रेस ना करे फिनोटाइप अगर बोथ पैरेंट जो हैं वो ए इस तरीके का जीनोटाइप आपको दे दिया गया है, तो क्या चांसेस है कि वो डिज़ीज़ कंडीशन को एक्सप्रेस ना करे? तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर ये आपका रिसेसिव डिसऑर्डर दे दिया गया है, डोमिनेंट तो है नहीं, कहने का मतलब है भाई जब रिसेसिव है, तो यानी कि उसको डिज़ीज़ कंडीशन में दोनों ही जीन चाहिए होगा। यही तो कॉन्सेप्ट हुआ। तो आप इसको सिंपल सा आपको क्या करना था, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रॉस करना था, जो मैंने आपको पहले बताया था, 4 खाना आपको ऐसे खींचना था, ए करना था। फिर यहाँ से ए को क्रॉस करते तो ए बन जाता, इसको क्रॉस करेंगे स्मॉल ए बन जाएगा, ये स्मॉल ए बन जाएगा और ये स्मॉल ए बन जाएगा। तो एक आपका डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, एक आपका रिसेसिव कैरेक्टर है। तो ये तो डिज़ीज़ आपका नहीं देगा, ये भी आपका डिज़ीज़ नहीं देगा, ठीक है? ये भी आपका डिज़ीज़ नहीं देगा। तो केवल इस कंडीशन में डिजीज होगा तो यानी कि आपका चांस क्या है कि वो डिजीज ना हो तो यानी कि 4 खाने थे, 3 लोग डिजीज में आ रहे थे, तो अगर आप इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या करेंगे 3/4 जो होगा इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 25 हो गया, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए थे, कुछ भी दम नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है? बस आपको अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन दिया होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव दिखा, छोड़ के चले आए होंगे। अगर किया तो बहुत अच्छी बात है। वेल डन ऐसे क्वेश्चंस हमेशा एग्ज़ाम में करने चाहिए। ये आपके लिए बोनस सिद्ध होगा। ठीक है? फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टर्म लिंकेज किसने दिया था? तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप जेनेटिक्स पढ़ते तो भाई ऑप्शन में भी जाओगे तो ह्यूगो डी वरीज़ जो कि अभी हमने पिछले पार्ट में देख लिया म्यूटेशन से इनका रिलेशन था। डार्विन साहब जो थे वो तो लैमार्क की बात को गलत करने में लगे थे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन ये इनकी स्टोरी थी और मेंडल साहब को तो पता ही नहीं था कि लिंकेज क्या होता है। तो मेंडल ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे टीएच मॉर्गन जो हैं उन्होंने लिंकेज को एक्सप्लेन किया। ठीक है? बाकी ये सब चीज़ें याद रखिएगा टीएच मॉर्गन साहब को। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं कहूँगा। इसके अलावा आपका बायोटेक्नोलॉजी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बीटी टॉक्सिन जो कि बहुत ही फेवरेट पार्ट है। आसान क्वेश्चन था। ए माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कॉन कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर। तो यानी कि क्या होता है बैसिलस थार्नियोजेनेसिस का यूज़ किया जाता है। बाकी यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसको भी आप देख सकते हैं। जैसे आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये भी मैंने आपको रटाया था। क्या चीज़ था ये आपका साइक्लोस्पोरिन था। ठीक है? तो आगे ये इनके ज़हन में है क्वेश्चन ये पूछेंगे साइक्लोस्पोरिन क्या है आपका इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। राइट? तो ये होगा स्ट्रेप्टोकोकस आपका एक अलग स्टोरी है। माइकोराइज़िया जो होता है ये आपका जब सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है तो वहाँ पे ये बनता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो उन्होंने पूछा। इसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन और आपसे पूछा सार्कोमियर के बारे में। ये आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेशन था। तो सार्कोमियर जब आप पढ़ते हैं तो बेसिकली आपने इतना जानते होंगे कि ये जो होता है ये आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल या मसल कॉन्ट्रैक्शन की अगर आपसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पूछा जाए जैसे आप सेल्स का देखते नहीं है कि वहाँ पे जब आप सेल्स जो होती है वो आपके हर चीज़ों की फंक्शनल यूनिट है, उसी तरीके से ये आपका होता है। तो जब आप इनको कॉन्ट्रैक्शंस को पढ़ते हैं तो वहाँ पे आई लाइन बनती है, एच लाइन बनती है, जेड ज़ोन बनता है, ऐसे करके बहुत चीज़ें होती हैं, आइसोट्रोपिक फलाना-ढिमकाना। तो इसका जो रिलेशन आता है, जो 2 सक्सेसिव जेड लाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोमियर बोलते हैं। तो हालाँकि अभी इसको एक्सप्लेन करने जाएँगे तो आपको पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाना पड़ेगा, तो उसका समय अभी नहीं है यहाँ पर। बट आप यहाँ से ये सीखते जाइए कि सार्कोमियर जो है वो आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है मसल कॉन्ट्रैक्शन की। 2 सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में इसको सार्कोमियर बोला जाता है। तो इन्होंने जो आंसर दिया है वो करेक्ट दिया है, तो आप इसके रिगार्डिंग परेशान नहीं होंगे।
इस क्वेश्चन को लेकर भी कुछ लोगों को डाउट था, द पॉलीमराइजेशन ऑफ द जेल यूज्ड इन द पेज अकर बिटवीन पॉलीएक्रिलामाइड। तो यहाँ पर भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था, जब ये जेल बनाया जाता है, पेज बनाते हैं हम, ठीक है, तो एक्रिलामाइड का यूज किया जाता है और बिस एक्रिलामाइड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो पॉलीमराइज करता है वो आपका बिस करता है, बट जो उसका फुल नेम होता है वो आपका क्या होता है, एन एन मेथाइलिन बिस एक्रिलामाइड। बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने ड्राइव किया। ये मैंने विल्सन एंड वॉकर की लाइन उठाई है, ये आप जाके डिटेल में, अगर आपने गलत किया है तो इसको रीड आउट करिएगा। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि क्रॉस लिंकेज जो होती है फॉर्मेशन, यहाँ पे जब पॉलीमराइजेशन होता है एक्रिलामाइड मोनोमर इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बिस एक्रिलामाइड, इसका पूरा नाम एन एन मेथाइलिन होता है, जिसको नॉर्मली बोल दिया जाता है बिसएक्रिलामाइड। तो जो आप लोग के क्वेश्चंस गलत हुए होंगे उसका रीजन यही है कि कलेक्टिवली शायद अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में कार्य करते हैं या अपने इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो नॉर्मली लोग यही बोलते हैं कि एक्रिलामाइड और बिसएक्रिलामाइड, ठीक है। तो अगर आपने इसके डिटेल्स को नहीं पढ़ा है तो ये गलती होने की संभावना 200% थी। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे बिसएक्रिलामाइड को भी आंसर किया होगा, बट ये नहीं होगा। इसका जो पूरा नाम है वो आपका एन एन डैश मिथाइलिन बिसएक्रिलामाइड है, जिसको नॉर्मली बिसएक्रिलामाइड बोला जाता है। इसेंशियल होता है क्रॉस लिंक के लिए। बाकी जब आप इसको पूरा पढ़िएगा तो आगे से टेमेड भी पढ़ लीजिएगा, एपीएस भी पढ़ लीजिएगा, क्या कार्य करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक भी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को स्टार स्टार दूंगा, ठीक है। बाकी जिसने किया बहुत अच्छी बात है, और बाकी इस क्वेश्चन को चैलेंज करने पर मत जाइएगा, एकदम करेक्ट आंसर है विल्सन वॉकर का, ये मैं यहाँ पे रेफरेंस लगा दिया हूँ। फिर तो खैर यहाँ तक मैंने अभी एक पार्ट को ये कवर किया है, बाकी इस वीडियो को देखिए, समझिए। बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो आपके धीरे-धीरे मैं अपलोड करता रहूँगा, घबराने की बात नहीं है, जो होना था वो हो गया है। अब चैलेंज की बात है तो उसको आराम से धैर्य रखते हुए हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरीके के आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और बाकी आज से, अभी से फर्दर के लिए भी अपनी तैयारी जो है वो इसी क्षण से स्टार्ट कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी